हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग नया अध्याय डिस्कस करने आए हैं जो कि है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस को। ठीक है, नया टॉपिक है। आइए सोचते हैं, समझते हैं कि इंटेलिजेंस हम किसे कह सकते हैं, बुद्धि किसे कह सकते हैं। तो बुद्धि के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि बुद्धि क्या है, उसकी नेचर क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्या रहता है ना, जो हमारे शिक्षाविद हैं और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके मध्य मतभेद रहता है। ठीक है, क्योंकि इसे हर किसी ने अपने हिसाब से जो है ना डिफाइन करने की कोशिश की है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हमारे ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बुद्धि जो है वो क्या है, सीखने की क्षमता है। किसकी क्षमता है? सीखने की क्षमता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये अमूर्त चिंतन की क्षमता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो बुद्धि है वो समायोजन की योग्यता है। तो यहाँ पर तीन बातें आती हैं। ठीक है, एक तो सीखने की क्षमता, दूसरा है अमूर्त चिंतन, और थर्ड है समायोजन। ठीक है ना। तो तीन प्रकार की क्षमता बताया गया है किसको, बुद्धि को, अपने अपने हिसाब से सभी ने। लेकिन बुद्धि का अगर हम बात करें कि बुद्धि को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से, तो बुद्धि का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो है, बुद्धि का अगर हम किसी से जोड़ें तो बुद्धि का सीधे सीधे संबंध होता है चतुराई से। ठीक है ना। चतुराई से होता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चतुराई से, जितना ज़्यादा कुशलतापूर्वक, ठीक है, अपने कार्य को कर लेता है, समस्याओं को सुलझा लेता है, उनका समाधान निकाल लेता है, संकट में नहीं पड़ता है, परेशानियों से वो बच जाता है, उसे उतना ही ज़्यादा लोग क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। ठीक है, या फिर जो लोग बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कार्य कुशलता से कार्य को कर लेते हैं, उन्हें भी बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति बुद्धिमान है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा होती है। यह जन्मजात होती है। ठीक है, आप ये सोचो कि बाद में आपको मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जन्मजात होती है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है बुद्धि का, वो उसके लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? उचित वातावरण की। बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है? वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है। जिस भी वातावरण में हम रहते हैं उसमें अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, वह वातावरण तथा परिस्थिति का शिकार नहीं बनता और वह स्वयं को समायोजित करता है एवं वातावरण के अनुकूल बन जाता है। तो यही बुद्धि कहलाती है। ठीक है ना। जो जिराफ थे, जिराफों ने भी वातावरण के हिसाब से अनुकूलन कर लिया, यही उनकी बुद्धिमानी थी। अगर वो अनुकूलन नहीं करते तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहीं पर इसी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बुद्धि वास्तव में एक अमूर्त प्रत्यय है, ये बात तो ठीक है, ये एक अमूर्त प्रत्यय है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसका आभास व्यक्ति के कुशलतापूर्वक कार्य संचालन से होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस प्रकार से संपादित कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, कुशलतापूर्वक कर रहा है, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर ही उस व्यक्ति में बुद्धि का होना स्वीकारा जाता है। अगर आप बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं, तो कहते हैं देखो भाई इस व्यक्ति में बुद्धि है। अन्यथा क्या कहा जाता है कि भाई इस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, गधा है। ठीक है, तो सबने अलग अलग प्रकार से बहुत सारी डेफिनेशन दी। इसी डेफिनेशंस में हमारे एक फ्री मैन नाम के महोदय हैं। ठीक है, और उन्होंने उन डेफिनेशंस का जो भी परिभाषाएं थी उनका क्या किया, अध्ययन किया और उन्हें एनालाइज किया। और एनालाइज करने के बाद उन्होंने इसे तीन वर्गों में क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, थ्री ग्रुप्स बना दिए और उसमें जाके उन्होंने उसमें क्लासिफाइड कर दिया। देखते हैं कौन कौन से वो ग्रुप हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को बताया जाता है। बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार से पुनर्गठित ऑर्गेनाइज कर लेता है कि वह नवीन परिस्थितियों में अधिक, ठीक है, उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। अगर मान लीजिए आपको नवीन परिस्थितियाँ मिले, आप घर में जिस प्रकार से कार्य करते हैं आप उनसे फैमिलियर हैं, लेकिन वही अगर आपको घर से बाहर आउटसाइड में कोई कार्य करना हो तो परिस्थितियाँ क्या हो जाएंगी, परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। और उन चेंज परिस्थितियों में जब आप वर्क करोगे और उस वर्क को जब आप समायोजित, और उस परिस्थिति में समायोजित होकर जब आप वर्क करोगे तो ये आपकी बुद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
बुद्धि कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में डेफिनेशंस भी दी गई हैं बहुत सारी। कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। एक स्टर्न महोदय की डेफिनेशन है कि आजकल ट्रेंड एक हो गया है कि स्टेटमेंट दे देते हैं टेट में, सी टेट में। ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। और शिकायत आप लोगों से ये रहती है कि वीडियो तो बनती है लेकिन आप उसे पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ना हमारी मेहनत को ज़ाया कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं पहली डेफिनेशन क्या कहती है स्टर्न के अनुसार। बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। ये यहाँ तक है, सॉरी, इसके लिए सामान्य योग्यता है। इन्होंने क्या बताया है स्टर्न महोदय ने कि जीवन में जो भी नई नई परिस्थितियाँ आती हैं और समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप क्या करना है, समायोजन करने की सामान्य योग्यता एक जनरल एबिलिटी है। नेक्स्ट हैं इसी क्रम में वर्ट महोदय। कौन महोदय हैं? वर्ट महोदय हैं। वर्ट महोदय ने कहा है कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। कैसी क्षमता है? एक जन्मजात क्षमता है। ठीक है, जो कब होगी? अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। ये क्रूज महोदय की है। किसकी है? क्रूज महोदय ने क्या कहा है कि नई तथा विभिन्न प्रकार की, एक तो नई हो और विभिन्न प्रकार की हो, अलग अलग प्रकार की हो। जितनी बार भी आपके सामने परिस्थितियां आए वो नई हो और वो एक दूसरे से भिन्न हो, पहले जैसी ना हो। उन परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो बुद्धि कहलाती, क्रूज महोदय की है। ठीक है, तो एक तो वर्गीकरण ये हो गया जिन्होंने क्या माना है कि ये समायोजन करने की क्षमता है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को भी जो है क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो किस किस ने बताया है? बंकिंघम महोदय की ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है एक बार, टेट या सी टेट में। बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसकी योग्यता है? सीखने की योग्यता है। अगर आप किसी कार्य को सीख रहे हैं और आप उसे सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप में बुद्धि है, अन्यथा आप में बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डियरवॉर्ड महोदय की। डियरवॉर्ड महोदय ने भी कुछ इसी प्रकार से परिभाषित किया कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। कि आप अधिगम करेंगे, सीखेंगे, प्लस जो अनुभव हैं, जो चीज़ें अतीत में हो चुकी हैं, उन अनुभवों से आप लाभ उठाएंगे। यही बुद्धिमानी है आपकी, यही। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने अपने और अन्य लोगों के अनुभवों से लाभ उठा लेते हैं। तो तीसरा वर्गीकरण है, तीसरे वर्गीकरण में इसे अमूर्त चिंतन की रूप में इसे स्वीकारा गया है। किसके रूप में? अमूर्त चिंतन के रूप में। ठीक है, बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों, विशेषकर उन परिस्थितियों में जिनके समाधान हेतु शाब्दिक तथा अंकित संकेतों का प्रयोग करना आवश्यक हो, में संप्रत्यों, संकेतों तथा प्रतीकों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की क्षमता है। अब इसी संदर्भ में टर्मर महोदय की डेफिनेशन आती है। तो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अमूर्त चिंतन कर लेगा, ठीक है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन उन चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है विनय महोदय की। बुद्धि बोध पर आधारित खोज परकता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अब विनय महोदय ने क्या कर दिया कि बुद्धि किस पे आधारित है? बोध पर आधारित खोज परकता। आप खोज परकता मतलब नई नई चीज़ों को खोजेंगे, उचित ढंग से आप तर्क करेंगे तथा उचित ढंग से निर्णय लेंगे। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों की तरफ इंगित करती है, इंडिकेट करती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती हैं। अब ये तीनों प्रकार की जो डेफिनेशंस हैं, इन तीनों प्रकार की डेफिनेशंस में अधिगम की योग्यता हो गई, अमूर्त चिंतन की योग्यता हो गई और समायोजन की योग्यता हो गई। ये तीनों ही क्या करती हैं भाई? बुद्धि का तो प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन अगर हमें बुद्धि को डिफाइन करना है तो ये हमें फिर तीनों चीज़ों को इंक्लूड करना होगा। किसी एक चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम केवल एक चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो वो डेफिनेशन पूरी नहीं होगी, ना ही फिर उसका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो इसी बारे में बेसलर, रॉबिन्सन एवं रॉबिन्सन तथा स्टोडार्ड महोदय ने एक बुद्धि की व्यापक परिभाषा दी। क्या दी? व्यापक परिभाषा दी। वो क्या है वो ये देखते हैं। और यही डेफिनेशन मेरे सर ने मुझे पढ़ाई थी एक बार।
क्या है कि बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अब आप इसमें ये देखिए, कार्य करने, चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने, तो इसमें अब तीनों चीजें आ गई। इसमें तीनों चीजें कौन सी आ गई? एक तो अधिगम वाली भी आ गई, ठीक है, और चिंतन वाली भी आ गई, और वातावरण के साथ क्या प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया अर्थात समायोजन वाली बात भी आ गई। तो इस डेफिनेशन को हम पूर्ण मान सकते हैं, ठीक है। और कई बार इस डेफिनेशन को पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि की उपयुक्त परिभाषाओं की व्याख्या करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि बुद्धि के संबंध में आंशिक सत्य लगभग सभी परिभाषाओं में विद्यमान है। इसमें पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि ये सभी एक ही बात को कहने की विभिन्न विधियां हैं, ठीक है। सारी डेफिनेशन सही हैं, लेकिन पूर्ण भी नहीं है, आंशिक सत्य कहा गया है। अगर हमें पूरी बात कहनी है तो हम रेसलर महोदय की इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, जो कि सर्वमान्य है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बुद्धि की विशेषताओं की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं। बुद्धि की विशेषताएं, या फिर आप इसका नेचर भी कह सकते हो, ठीक है। प्रकृति भी कहीं कहीं पूछ ली जाती, तो आप प्रकृति में भी इसे लिख दोगे, एक ही चीज़ है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बुद्धि होती है, लेकिन अगर उसे उपयुक्त वातावरण मिल जाए तो बुद्धि का विकास अच्छे से हो जाता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति है, अभी बात कही थी सीखने की शक्ति है, तो सीखना ज्ञान अर्जन एक ही बात है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है, आप अनुभवों से लाभ उठाते हैं। बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है, एक विषय का दूसरे विषय से क्या संबंध है, इसको भी आप बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं। बुद्धि समस्या समाधान करने की शक्ति है, किसकी शक्ति है? समस्या के समाधान करने की शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति। बुद्धि के आधार पर ही आप निर्णय लेते हो, आप बाजार जाते हो, ठीक है, चीज़ों में कंपेयर करते हो कि कौन सा सूट अच्छा है, या कौन सा जूता अच्छा है, या कौन सा पेन अच्छा है, या कौन सी पुस्तक अच्छी है, ठीक है। बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है, आप अपने वातावरण के साथ समायोजित होते हैं, वो भी किसके आधार पर होते हैं? बुद्धि के आधार पर होते हैं। बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति है, ठीक है। प्रभावपूर्ण चिंतन आप कब कर पाएंगे? जब आप बुद्धिमान होंगे। तर्क तभी कर पाएंगे जब आप बुद्धिमान होंगे। निर्णय आप अच्छे से तभी ले पाएंगे जब आप बुद्धिमान होंगे। बुद्धि ध्येय युक्त कार्य करने की शक्ति है। देखिए, जो हमारा ध्येय होता है, एम होता है, अगर हम उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान हम तभी हैं जब हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि पर वंश, परंपरा और वातावरण दोनों का प्रभाव रहता है, ठीक है ना। बुद्धिमान माँ बाप के पिता बच्चे बुद्धिमान होते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव रहता है। अगर बच्चे को उपयुक्त वातावरण ना मिले तो बुद्धिमान बच्चा भी कैसा हो जाता है? गधा बन जाता है वो, ठीक है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है, किशोरावस्था के बाद बुद्धि का विकास नहीं होता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं पाया जाता कि आप ये सोचें लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। 3 प्रकारों की यहाँ पर व्याख्या की गई है, जिनके बारे में हम जानेंगे। 3 प्रकार में पहला प्रकार है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें तो इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि पैदा होती है, ठीक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान अर्जित करता रहता है। अमूर्त चिंतन भी इसी के आधार पर करता है। सूक्ष्म तत्वों के बारे में उसे जानकारी होती है, जागृति मतलब जानकारी। दार्शनिक विचारों के प्रतिपादन, जो दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अमूर्त बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है, अमूर्त चिंतन ज़्यादा करते हैं वो, ठीक है। दार्शनिक विचारों का नए नए बाद आपने पढ़े होंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानववाद, ठीक है। तो ये सब क्या है? किसकी देन है? ये अमूर्त चिंतन की देन है, या अमूर्त बुद्धि की देन है, ठीक है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति एक अच्छा दार्शनिक होता है। साहित्यकार, जो कलाकार होते हैं, हमारे साहित्यकार होते हैं, जो कवि लेखक होते हैं, वो अपनी कल्पना के सागर से देखिए डुबकी लगाते हैं और कैसे कैसे शब्द रूपी मोती हम लोगों को दे देते हैं, क्या क्या लिख के चले जाते हैं और वो अमर हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी आपको समय मिले तो आप जॉन कीट्स पढ़िए, पी शैले पढ़िए, मिल्टन को पढ़िए, गर्ल्स वर्दी को पढ़िए। इन सब में कैसी बुद्धि थी? अमूर्त बुद्धि थी, ठीक है। वकील भी होते हैं इस टाइप के लोग। नेक्स्ट इसी क्रम में अब हम देखते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि देखते हैं, इसे यांत्रिक और गामक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक और गामक। क्यों? क्योंकि इस टाइप की बुद्धि के लोग क्या होते हैं? मैकेनिक टाइप के होते हैं, इंजीनियर टाइप के होते हैं, कारीगर टाइप के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, जिसे हम यांत्रिक और गामक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति
की रुचि यंत्रों में होगी, मशीनों में होगी, कल पुर्जे बनाने में होगी और चलाने में होगी। ठीक है, इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति कैसा होगा? एक अच्छा इंजीनियर होगा, मैकेनिक होगा और कारीगर होगा। तो जब भी आपके घर पर कोई मैकेनिक या कारीगर आए तो आप उसे देखते ही समझ लें कि भाई इस बंदे के अंदर कैसी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। ठीक है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, आगे आइए चलते हैं सामाजिक बुद्धि की तरफ। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक कार्यों में भाग लेने की रुचि पैदा होती है। ऐसे लोग समाज से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, समाज के लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे लोग सदाचार करते हैं, ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसी बुद्धि के सहारे होते हुए इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होता है, नेता होता है। ठीक है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होती है, और जो नेताजी होते हैं, कौन होते हैं? नेताजी, उनमें भी सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होती है, तभी तो वो समाज के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और समाज के लोगों का कुछ ज़्यादा ही भला कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। थैंक यू।